हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग जो एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आपका है 3D ज्योमेट्री। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे बच्चे को जो है कंफ्यूजन रहता है ना। इसको एक बार पढ़ लो, दो बार पढ़ लो, तीन बार पढ़ लो, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जो है रहता ही है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर से जो है एग्जाम में आपका हर एक क्वेश्चन बन जाए, 100% क्वेश्चन जो है आप इस चैप्टर से बना सके, है ना। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटे, तो ये वीडियो जो है आपको शुरू से लेकर के अंत तक देखना पड़ेगा, है ना। उसी हिसाब से जो है डिजाइन किया गया है कि एग्जाम में टोटल का टोटल क्वेश्चन जो है बन जानी चाहिए, है ना। थ्योरी बेसिस पे अगर जाओगे, यानी कि अभी जो हम लोग चलेंगे वो रिवीजन बेसिस पे चलेंगे, यानी कि उसी टॉपिक को जो है ज्यादा टारगेट किया गया है जिस टॉपिक से जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ना। वो सारा टॉपिक हम लोग कवर कर लिए हैं जो एग्जाम में जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। वैसे अगर डेप्थ में जाओगे तो 3D जो है थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाकर के जो एग्जाम ओरिएंटेड जो होनी चाहिए, यानी कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन जो भी आता है वो सब बन जानी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर जो है थ्योरी देख लेंगे। ठीक है, तो एक एक करके जो है हम लोग पहले थ्योरी देखते हैं, उसके बाद अलग से जो है एक सेशन बनेगा जिसमें हम लोग इसका जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है लेकर के आएंगे, यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी थ्योरी पढ़ेंगे उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। एक साथ थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि एक लेक्चर में हम लोग अच्छे से जो है थ्योरी देख ले, फिर हम लोग आराम से इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अभी जो है हम लोग कौन सा देख रहे हैं, 3D में जो है दो पार्ट है। एक तो आपका जो है कि स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, कि अगर कोई लाइन जो है स्पेस में है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होता है, और एक आएगा आपका प्लेन। तो पहले हम लोग जो है इसको देखते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड लेक्चर लेकर के आएंगे जिसमें आपका प्लेन आएगा, और फिर दोनों का एक साथ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर हम लोग देखो डायरेक्ट जो है हम लोग कहां से शुरू करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन से, है ना। वैसे नॉर्मली इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन जो है वो क्या बनता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये किसी लाइन का इक्वेशन है। बट अगर मान के चलो कि अगर ये दिया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन का जो हम लोग को क्या करना है, एक इक्वेशन लिखना है जो पास कर रहा है, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, passing through a given point and parallel to a vector। इसमें बहुत छोटी छोटी बात भी आएगी, उसको तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक किए, हल्का भी कंफ्यूजन हुआ तो इसका मतलब तुम क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। और सबसे ज्यादा जो बच्चा फंसता है वो किसमें फंसता है कि अगर लाइन और प्लेन को दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ दे तो उसमें जो है सबसे ज्यादा बच्चा फंस जाता है ना। तो पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेंगे। अभी फिलहाल जो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ऐसे लाइन का इक्वेशन बताना है जो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, और वो क्या है, किसी एक वेक्टर के पैरेलल। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखो कोई लाइन है, मान के चलो कि एक लाइन है एल, ये एक लाइन है एल, और ये किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, जिस पॉइंट का नाम हम लोग रख देते हैं कि ए है। ठीक है, अब इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट देगा, मान के चलो कि इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1। इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग को एक जनरल पॉइंट चाहिए होता है ना। एक हम लोग जनरल पॉइंट लेते हैं तभी हम लोग इक्वेशन लिख पाएंगे। तो इस पर एक हम लोग जनरल पॉइंट ले लेते हैं जो कि है P मान लो, और इसका कोऑर्डिनेट है x y और z। अब बोला कि जो इस ये लाइन है एल लाइन का जो हमको इक्वेशन बताना है वो एक पॉइंट से तो पास कर ही रहा है ना। ये जनरल पॉइंट है इक्वेशन लिखने के लिए, एक पॉइंट से तो पास ही कर ही रहा है। साथ साथ ये किसी एक वेक्टर के पैरेलल है। मान के चलो ये एक वेक्टर है जो हम लोग मान लेते हैं कि कितना के बराबर है, m वेक्टर के बराबर। तो ये एक दूसरे के क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, और ये एक किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है। अब हम लोग को अगर इस लाइन का इक्वेशन लिखना है तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा। पहले हम लोग लिख लेंगे कि ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हम लोग को पता है कि ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला दो तो वही उसका क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। जैसे ये मान लो इसका पोजीशन वेक्टर है, इसको हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है, r1 वेक्टर है।
जो गिवन पॉइंट दिया रहेगा उसका पोजीशन वेक्टर अगर एक पॉइंट है तो r1 वेक्टर मानोगे, अगर 2 पॉइंट रहेगा तो r2 वेक्टर मानना है, और जो जनरल पॉइंट रहेगा तो उसका पोजीशन वेक्टर तुमको मानना है कितना, r वेक्टर। ठीक है, अब देखो दो तरीके से इक्वेशन होता है, एक इक्वेशन होता है वेक्टर फॉर्म में और एक इक्वेशन होता है कार्टेशियन फॉर्म में। तो अगर तुमको वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन बोलता है, अगर वेक्टर फॉर्म में इसका इक्वेशन लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ध्यान रखना है, r वेक्टर बराबर r1 वेक्टर प्लस में लेमडा और इनटू में m वेक्टर। ठीक है, अब बताओ कि कितना आसान हो गया कि अगर कोई इक्वेशन हमको लिखना हो जो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो बताओ उसका पोजीशन वेक्टर तो आसानी से लिख देंगे। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, हम लोग को पता है कि अगर कोऑर्डिनेट दिया है तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, वो इसका पोजीशन वेक्टर आएगा। लेमडा जो है वो क्या है, कोई कांस्टेंट है, और इसके पैरेलल में जो वेक्टर है उसको लेमडा से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो ये इसका कौन सा इक्वेशन कहलाएगा, वेक्टर इक्वेशन। अब अगर हमको बोलता है कि इसका कार्टेशियन इक्वेशन बताइए, तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए ध्यान रखना है, कार्टेशियन फॉर्म में अगर चाहिए कार्टेशियन फॉर्म, तो इसके लिए ध्यान रखोगे एक पॉइंट से पास कर रहा है तो वो बनेगा x माइनस x1 बट्टे में a, y माइनस y1 बट्टे में b, z माइनस z1 और बट्टे में c। ये इक्वेशन बनेगा कार्टेशियन फॉर्म में। अब ध्यान ये रखना है, अब देखो कभी भी अगर तुमसे ये बोल दिया कि कार्टेशियन फॉर्म में किसी लाइन का इक्वेशन लिखिए, तो सबसे पहला जो दिमाग में क्या जानी चाहिए कि x1 y1 z1 कैसे मिलेगा, और ये एबीसी क्या है ना, और एबीसी हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, एबीसी जो है वो कहां से लेंगे ताकि इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर सके। और एक्स वाई जेड के बारे में तो सोचना ही नहीं, एक्स वाई जेड हमेशा प्रेजेंट रहेगा, इसलिए कि ये इक्वेशन लिखने का तरीका, इक्वेशन में एक्स वाई जेड हमेशा प्रेजेंट रहेगा। तो x1 y1 z1 कहां से आएगा भाई, तो x1 y1 z1 जो है ये गिवन पॉइंट है, जिस पॉइंट से कोई लाइन पास करेगा, तो देख लियो कि गिवन पॉइंट को ही हम लोग माने थे, जो कि a माने हुए थे, कितना था x1 y1 और z1। तो जो गिवन पॉइंट दिया रहेगा उससे हम लोग निकाल लेंगे x1 y1 z1। अब जैसे मान के चलो बोल दिया कि गिवन पॉइंट है 2, 3, 4, बोला कि जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रहा है वो है कितना 2, 3, 4। तो इसका मतलब x1 का मान जो है वो 2 है, y1 का मान 3 है और z1 का मान कितना के बराबर है, 4 के बराबर। अब एबीसी क्या है भाई, तो एबीसी के लिए ध्यान रखना है कि ये जो a, b, c है ये डायरेक्शन रेशियो है, और डायरेक्शन रेशियो किसका है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ m वेक्टर। बात कुछ समझ में आ रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, अब देखो कौन कौन सा लाइन पैरेलल था, तो जिसका इक्वेशन हम लोग जानना चाह रहे थे वो लाइन और एक m वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। और अगर कोई दो लाइन या दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो उन दोनों का डायरेक्शन रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। अगर इसका डायरेक्शन रेशियो a, b, c है तो इसका मतलब इसका भी डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, a, b, c। अब ये डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा, तब बताओ वेक्टर जो देगा तो वेक्टर का तो तुमको इस फॉर्म में मिलेगा ना वेक्टर, जैसे m वेक्टर लिखा कि जिस लाइन के जिस वेक्टर के ये पैरेलल है वो है 2i कैप प्लस में 3j कैप और प्लस में 4k कैप। तो इसी को तो डायरेक्शन रेशियो बोला जाता है, जो पढ़ चुके हम लोग कि i के साथ जो गुना किया हुआ है, j के साथ जो गुना किया और k के साथ है, यही क्या कहलाता है उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, या उस वेक्टर का क्या कहलाता है, ये डायरेक्शन रेशियो। तो एबीसी हम लोग को यहां से मिलेगा, वैल्यू पुट कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। बात समझ पा रहे हो। अब बताओ कि अगर कभी मान के चलो कि ये इक्वेशन दिया हमको, और इक्वेशन देने के बाद हमको बोला कि बताइए डायरेक्शन रेशियो, एक देख ही लेते हैं। देखो जैसे मान के चले इक्वेशन लिखा कि x माइनस 2 बट्टा में 3 है, y माइनस 4 बट्टे में 6 है, z माइनस 8 बट्टे में मान के चलो 9 है। अब इस इक्वेशन को लिखा और बोला कि बताइए कि गिवन पॉइंट क्या है,
यानी कि ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो अगर बोलेगा किस पॉइंट से पास कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि देखो इस पोजीशन पर जो रहता है इसी को हम लोग बोलते हैं कि गिवन पॉइंट, यानी कि उसी पॉइंट से लाइन पास करता है। यानी कि ये है 2,4,8। और अगर बोला कि बताइए इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, या तो इस लाइन का डायरेक्शन पूछ ले या बोलेगा कि इस लाइन के पैरेलल में जो वेक्टर था उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो बोलेंगे इसका जो डायरेक्शन रेशियोज होगा वो 3, 6 और 9 होगा। बात को समझ पा रहे हो? इसका जो देख रहे हो ये इसका बहुत खेल है। डायरेक्शन रेशियो को अगर अच्छे से समझ गए तो क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। बहुत ही ज्यादा जो है परेशान करता है क्या, डायरेक्शन रेशियो। बच्चा जो है समझ ही नहीं पाता है कि कब जो है कहां पर कौन सा जो है डायरेक्शन रेशियो लेना है। अभी आगे जो है एक इक्वेशन और बताएंगे, कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। अब आगे अगर हम लोग लिखे, अब जैसे इसी इक्वेशन को हम बोल दे, ये वाला जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम बोले कि ये लाइन ओरिजिन से पास करता है। अब बताओ जब ये बात बोले कि ओरिजिन से पास करता है तो इसका मतलब ओरिजिन से पास करेगा तो गिवन पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,0,0, यही तो बनेगा। और जब ये गिवन पॉइंट 0,0 हो गया इसका मतलब है कि x1 भी 0, y1 भी 0 और z1 भी 0। और जब ये तीनों 0 बन गया तो बताओ इक्वेशन क्या बना, x बाई ए, y बाई बी, z बाई सी। x बाई ए बराबर y बाई बी बराबर z बाई सी, ये इक्वेशन बनेगा। अब कभी इस टाइप का इक्वेशन दिखता है जिसमें x1 y1 z1 है ही नहीं, तो देखते समझ जाना है कि इसका मतलब ये लाइन किससे पास करेगा, ओरिजिन से। और डायरेक्शन रेशियो देख ही रहे एबीसी है। अब आगे एक बात लिखा, नोट दे करके ये बात लिख लेना कि इफ L, M, N are the direction cosine of the line, कि अगर L, M और N जो है किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, फिर भी हम लोग उस लाइन का जो है इक्वेशन लिख सकते हैं जो कि x माइनस x1 बट्टा में L, y माइनस y1 बट्टा में M और z माइनस z1 और बट्टे में कितना आ जाएगा n, ये बनेगा। अब हो जाएगा कंफ्यूजन शुरू। अब कंफ्यूजन क्या शुरू होगा वो समझो। एक तो गुरुजी ये वाला इक्वेशन बताए कि x माइनस x1 बट्टा में a होता है, y माइनस y1 बट्टा में b होता है और z माइनस z1 और बट्टा में c होता है। एक तो ये बताए। अब अगर कहीं पे हमको अगर मान के चलो इक्वेशन इस टाइप में लिखता दिखा, मतलब लिखा हुआ अगर दिखता है, तो ये जो बट्टा वाला टर्म है उसको हम एबीसी माने कि LMN माने, डायरेक्शन रेशियो माने कि डायरेक्शन कोसाइन माने। ठीक है, तो यही कंफ्यूजन दूर कर लो। एक चीज ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन देता है, डायरेक्शन कोसाइन देने के बाद कहता है कि इक्वेशन लिखिए, तब जो है हम लोग फॉलो करेंगे x माइनस x1 बट्टा में उसका डायरेक्शन कोसाइन, पहला वाला को L, दूसरे वाले को M, तीसरा वाला को N मान करके वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। लेकिन कभी भी अगर तुमको इक्वेशन मिलता है इस फॉर्म में लिखा हुआ कि x माइनस 2 बट्टा में 3 है, y माइनस 4 बट्टा में 6 है, z माइनस में 8 बट्टा में 9 है, तो कभी भी इसको L, M और N नहीं मानोगे, हमेशा क्या मानना है, ए बी सी। एक इक्वेशन है तो एबीसी, जब ये दो इक्वेशन आ जाएगा तो पहला में मानना पड़ेगा A1 B1 C1, दूसरे के लिए A2 B2 C2। यानी कि डायरेक्शन कोसाइन ही मानेंगे, सॉरी डायरेक्शन रेशियो ही मानेंगे, डायरेक्शन कोसाइन नहीं मानना है। बात समझ पा रहे? यही छोटी छोटी बात है, अगर इसको तुम अच्छे से समझ लोगे तो फिर कहीं कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे चले। चलो अब दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है भाई, तो अगर ये लिखा रहे कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन का इक्वेशन बताना है। बोल क्या रहे, लिख क्या रहे,
इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब ये बात आ गई कि एक गिवन पॉइंट से पास करें और किसी एक वेक्टर के पैरेलल हो तब तो इक्वेशन देख लिए, अगर दो गिवन पॉइंट से पास करेगा तब इसका इक्वेशन क्या होगा। अब देखो दो गिवन पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर जो तुमको लेना पड़ेगा, जैसे एक गिवन पॉइंट इसको ए मान लेते हैं, x1 y1 z1, दूसरे को बी मान लेते हैं x2 y2 और z2, और तीसरा जो है इसको जनरल पॉइंट मानेंगे x, y, z। कोई दिक्कत नहीं। अब पोजीशन वेक्टर अपने को लेना पड़ेगा, तो पोजीशन वेक्टर के लिए ओरिजिन से मिला दोगे, इसको ओरिजिन से मिला, इसको r1 वेक्टर बोल दिए, दूसरे वाले को r2 वेक्टर बोल दिए, और जनरल पॉइंट वाले को हम लोग किससे डिनोट करते हैं हमेशा, r वेक्टर से। कोई दिक्कत। अब अगर इसका हमको वेक्टर इक्वेशन लिखना है, अगर हमको वेक्टर इक्वेशन लिखना है या वेक्टर फॉर्म लिखना है ना, वेक्टर इक्वेशन या वेक्टर फॉर्म अगर लिखना है, तो इसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस लेमडा इंटू में r2 वेक्टर और माइनस में r1 वेक्टर। क्या लिखना है, r वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस लेमडा r2 वेक्टर और माइनस में r1 वेक्टर। कोई दिक्कत इसमें कि जो पहले का पोजीशन वेक्टर होता है उसमें जोड़ना है, किसको जोड़ना है, तो लेमडा से मल्टीप्लाई करके r2 और माइनस। अब देखो यहां से आसानी से पोजीशन वेक्टर नहीं निकाल सकते, ये बन जाएगा x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, ये बनेगा x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप, तो दोनों का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, घटाएंगे आंसर आ जाएगा। अब किस टाइप से जोड़ना है, किस टाइप से घटाना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, तो वो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें आएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ तुमको इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास करता है तो उसके लिए वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन बनता है वो आता है आर वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस में लेमडा इंटू में r2 वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर। और यही चीज अगर मान के चलो कार्टेशियन में अगर आ जाए, यही किस में आ जाए, कार्टेशियन में, तो कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए ध्यान रखोगे, क्योंकि दो पॉइंट है तो x माइनस x1 बट्टे में x2 माइनस x1, y माइनस y1 बट्टे में y2 माइनस y1, z माइनस z1 और बट्टे में z2 माइनस में z1। अब देखो दो पॉइंट से अगर पास कर रहा है तो दोनों पॉइंट तो हम लोग को पता ही रहेगा ना, जैसे एक पॉइंट था x1 y1 z1, यहां से तो मिल ही जाएगा, दूसरा पॉइंट था x2 y2 और z2, तो ऊपर में तो x1 y1 z1 जैसे पहले था वैसे ही बट्टा में चेंज हो गया, जो एबीसी आ रहा था वो एबीसी नहीं है, एबीसी की जगह पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये क्यों लिख रहे हैं ये भी ध्यान दो कि जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास करता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो लाइन से जब कोई पॉइंट पास करता है तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकालने का क्या तरीका होता है, दूसरे में से पहले को घटा दो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अब देखोगे तो ये भी डायरेक्शन रेशियो ही लिखा हुआ है, दो पॉइंट से पास करने का जो डायरेक्शन रेशियो निकालने का जो तरीका होता है, तो ये भी क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन रेशियो ही लिखा हुआ है। तो अगर कभी भी दो पॉइंट से पास करें और कार्टेशियन में इक्वेशन पूछता है तो x माइनस x1, x2 माइनस x1, इस तरीके से ये चलेगा। ठीक है, इसको याद कर लोगे। आगे हम लोग एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट क्या है, सो देखो, एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना। अब ये सब बात जो है चमकेगा, इसलिए कि देखो एंगल से तो क्वेश्चन पूछता ही है, आगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखोगे उससे भी क्वेश्चन पूछता है,
तो एंगल वाली बात जो है तुमको अच्छे से दिमाग में एकदम छप जानी चाहिए कि एंगल आखिर दो लाइन के बीच अगर एंगल पूछ रहा है तो कैसे निकालना है। अब एंगल निकालने के लिए देखो दो फॉर्म दे सकता है, इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में भी मिल सकता है और इक्वेशन तुमको कार्टेशियन फॉर्म में भी मिल सकता है। तो जिसमें भी मिलेगा हम लोग को निकाल देना है, ठीक है। कैसे निकालना है सो देखो, पहले तो हेडिंग लगा लोगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब मान के चलो पहले हम लोग देख लेते हैं वेक्टर फॉर्म। पहले हम लोग कौन सा फॉर्म देख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म के। अगर मान के चलो दो लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया है तब एंगल कैसे निकालना है। अब जैसे एक लाइन का इक्वेशन देखो ये दे दिया कि आर वेक्टर बराबर है r1 वेक्टर प्लस में लेमडा m1 वेक्टर। यही पढ़े किसी लाइन का इक्वेशन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना तो m वेक्टर आता था, लेकिन दो वेक्टर लिखने जा रहे हैं यानी दो इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, इसलिए एक में m1 मानेंगे और दूसरे में क्या मान लेंगे m2। दूसरा जो आ जाएगा वो बनेगा r वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर और प्लस में लिखेंगे लेमडा भी हटा देते हैं क्योंकि कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं कुछ भी मान लेते हैं टी, म्यू जो है ये जनरली चलता है, तो ये बन जाएगा m2 वेक्टर। अब ये दो लाइन का इक्वेशन दे दिया। अब जब ये दो लाइन का इक्वेशन दिया और अब बोला कि इन दोनों के बीच हम लोग को निकालना है एंगल। अब इन दोनों के बीच जब हम लोग को एंगल निकालना है तो ध्यान रखो cos थीटा बराबर फॉर्मूला याद रखना है, cos थीटा बराबर m1 वेक्टर और इसको डॉट कर देना है किसके साथ, m2 वेक्टर के साथ, और बट्टा में m1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू में m2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इस पूरे के साथ क्या लगा देना है, मॉड, यानी कि जो वैल्यू आनी चाहिए वो प्लस में, निगेटिव नहीं चलेगा। तो m1 को m2 के साथ डॉट करना है और डिवाइड करना है m1 के मैग्नीट्यूड से और m2 के मैग्नीट्यूड से। ये किसका मान आएगा, cos थीटा का। हम लोग को निकालना है थीटा, तो जो वैल्यू आएगा तो लास्ट में लिखना पड़ेगा थीटा इक्वल टू cos इनवर्स m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर और बट्टे में m1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और m2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बात समझे, वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो ये काम करना पड़ेगा। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि अपने को r1 और r2 से कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो r1 r2 कैसे मिलता था, ये मिलता था तुमको गिवन पॉइंट से जब कोई लाइन पास करता है जिसको हम लोग x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट माने हुए थे, तो इससे अपने को कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, जो वेक्टर पैरेलल में रहता है। अब इसका एक एग्जांपल देखो दे देते हैं, यही एक एग्जांपल देते हैं। मान के चलो कि एक इक्वेशन दिया देखो इस टाइप से कि r वेक्टर बराबर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस में के कैप प्लस लेमडा और इनटू में 2i कैप प्लस में जे कैप और माइनस में के कैप। एक ये दिया। दूसरा इक्वेशन दिया r वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस में मान के चलो जे कैप प्लस म्यू इनटू 2 के कैप टू जे कैप और प्लस में के कैप। ये इक्वेशन दिया। अब बोला कि इन दोनों के बीच एंगल बताइए। अब जब ये देखोगे तो इसमें तुमको मिल जाएगा कि भाई ये जो इक्वेशन दिया है ये किसमें दिया है, वेक्टर फॉर्म में दिया है। और वेक्टर फॉर्म में हम लोग को पता है कि अगर एंगल निकालने की जरूरत पड़ती है तो ये वाला पोजीशन जो रहता है, यानी कि ये r1 है और ये r2 है, इसकी अपने को जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत किसका है, तो देखना है कि लेमडा के साथ कितना गुना किया हुआ है और म्यू के साथ कितना गुना किया हुआ है। तो लेमडा के साथ जो मल्टीप्लाई किया हुआ है, लेमडा के साथ जो मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको बोलेंगे कि ये है m1 वेक्टर, जो कि कितना के बराबर है 2i कैप प्लस में जे कैप और माइनस में के कैप। और जो म्यू के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है इसको बोलेंगे कि ये है m2 वेक्टर, जो कि कितना दिया हुआ है 2j कैप और प्लस में के कैप। अब आसानी से एंगल निकल जाएगा। वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट पता ही है, मैग्नीट्यूड निकालने का जो है मालूम ही है कितना होता है। जब ये m1 और m2 लिख लिए, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हो। बाकी जब क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, जहां क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, वहां आसानी से मान निकालना सीखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में ये रहेगा। अगर मान के चलो हमको दे दिया कार्टेशियन फॉर्म में, कि इक्वेशन लिखा ही किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखने का तरीका बता दिए, x माइनस x1 बट्टे में
अब देखो दो इक्वेशन लिखना है तो एबीसी नहीं लिख के A1 y माइनस y1 B1 z माइनस z1 कट्टे में C1 एंड दूसरा इक्वेशन दिया तुमको x माइनस x2 A2 y माइनस y2 B2 और इक्वल टू z माइनस में z2 बट्टे में C2। ये इक्वेशन दिया। अब देखो इक्वेशन देख करके तो लग जाएगा कि भाई इक्वेशन किसमें दिया, कार्टेशियन में। तो कार्टेशियन में इक्वेशन दिया रहेगा तो फॉर्मूला भी तुमको कौन सा लगाना पड़ेगा, कार्टेशियन का ही लगाना पड़ेगा। तो कार्टेशियन का लगा लो फॉर्मूला, देखो कितना आ जाएगा। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला तुमको यहाँ क्या लगाना है, सो ध्यान रखो। जब तुम इसमें भी m1 m2, अब देखो m1 m2 भी निकाल सकते हैं। m1 m2 कहां से आएगा, m1 मिलेगा देखोगे तो इस वाले पॉइंट से a1 b1 c1 बता दिए हैं कि जो पैरेलल लाइन है उसी का ये डायरेक्शन रेशियो होता है, और m2 यहां से मिलेगा। तो ये भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनरल फॉर्मूला अगर तुमको याद रखना है तो ध्यान रखो, ये जो बनता है ये आता है a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस में बनता है c1 c2, इसका आ जाता है मॉड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इसका मॉड बट्टे में आ जाता है a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर प्लस में c1 का स्क्वायर, और फिर एक और बन जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर और प्लस में c2 का स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला है। अब इसको सॉल्व करके मान निकाल लेंगे तो cos थीटा का मान निकल जाएगा। लास्ट में थीटा निकालना है तो cos को दूसरे साइड ले जाकर के क्या करना है, इनवर्स कर दोगे, फाइनल आंसर मिल जाएगा। बात कुछ समझ पा रहे हो? इतना काम करना पड़ेगा तुमको एंगल निकालने के लिए। अब एक चीज और तुम सोचो कि अगर हमको कभी भी ये प्रूफ करने के लिए देता है कि बताइए दो लाइन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, या कभी कभी देखोगे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है कि दो लाइन है तो लिख देगा कि x का मान बताइए या p का मान बताइए, लेमडा का मान बताइए, जब दोनों लाइन क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, या सीधे लिख देगा कि क्या है, परपेंडिकुलर है। कभी कभी देखते होगे इस टाइप का क्वेश्चन कि उसमें लिखेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ, और दे देगा दो लाइन का इक्वेशन और बोलेगा कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर पहले से बोल देता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो वेक्टर फॉर्म में ध्यान रखना है कि दो लाइन परपेंडिकुलर तभी होगा वेक्टर फॉर्म में कि m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर ये किसके बराबर आ जाए, 0 के। ये 0 तभी होगा जब थीटा का वैल्यू कितना होगा, π/2, या इसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये कितना है, 90 डिग्री। और इसी को अगर कार्टेशियन में देखोगे तो देखो cos 90 तो 0 होता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला 0 बनेगा। यानी कि कार्टेशियन में ध्यान रखना है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये कितना के बराबर आ जाता है, 0। तो अब अगर देखो दो टाइप का क्वेश्चन अगर हमको मिलता है, एक क्वेश्चन ये कि पहले से बोला कि लाइन परपेंडिकुलर है तो p का मान बताइए, लेमडा का मान, कोई भी एक वैल्यू जो है तुमसे पूछ रहा है और पहले से बोला कि परपेंडिकुलर है, तो फट से क्या करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 कर देना है गुना करके। अब ये कहां से मिलेगा, तो इक्वेशन का जो पहला इक्वेशन में जो नीचे में दिया रहेगा ये a1 b1 c1 कहलाएगा और वो a2 b2 c2 कहलाएगा। दूसरा है कि कभी अगर तुमसे ये पूछ ले कि बताइए, प्रूफ करके बताइए कि दो लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं। अब जब ये प्रूफ करने बोला कि दो लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इसका मान निकाल करके देखेंगे। अगर 0 आ गया तो बोल देंगे परपेंडिकुलर है, अगर 0 नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं है। और सेम चीज तुमको यहां अपनाना है कि वेक्टर फॉर्म में दिया रहे तो m1 m2 का डॉट निकाल के देखोगे, अगर 0 आ रहा है तो परपेंडिकुलर है, 0 नहीं आएगा तो परपेंडिकुलर नहीं है। और अगर p या लेमडा या किसी चीज का मान पूछ रहा है तो डायरेक्ट m1 m2 0 करना, सॉल्व करोगे, मान निकल जाएगा। ये सब कंडीशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, जब थीटा इक्वल टू π/2, या इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 90 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक? चलो छापो इसको जल्दी। दो तीन कॉन्सेप्ट जो हम लोग को और देखना है।
चलो एक और कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं, ये है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, कि दो लाइन के बीच अगर हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, अब देखो दो लाइन के बीच जो हम लोग को क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, तो इसके लिए हम लोग को दोनों लाइन का जो है इक्वेशन पता होनी चाहिए। दोनों लाइन का इक्वेशन पता रहेगा, उसके बाद हम लोग आसानी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए कंडीशन होता है कि लाइन आखिर है कैसा। अगर पैरेलल लाइन है तो उसके लिए अलग कंडीशन है, अगर एस्क्यू लाइन है मतलब दो लाइन जो है पैरेलल नहीं है तो उसके लिए अलग कंडीशन है। तो अभी जो हम लोग निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉर टू एस्क्यू लाइंस, मतलब दो लाइन पैरेलल नहीं है। मान के चलो एक इस तरीके से एक इस तरीके से, दोनों पैरेलल नहीं है, एक ये एल है और ये एम है, दोनों पैरेलल नहीं है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, तो मान के चलो पहले का इक्वेशन ये दिया है वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस लेमडा m1 वेक्टर, और दूसरा इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू मान के चलो r2 वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया रे भाई, मेन बात लेट ज्यादा ना हो गया है ना, करीब जो है आपको 1:45 बज रहा है, तो इसकी वजह से जो है कुछ से कुछ लिखा रहा है, प्लस म्यू m2 वेक्टर। ठीक है, अब देखो दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग को क्या करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है। अब डिस्टेंस के फॉर्मूला में एक चीज ध्यान रखोगे, अगर इन दोनों लाइन से डिस्टेंस का, देखो ये पहला इक्वेशन हम लोग इसके लिए लिख रहे हैं, दूसरा इक्वेशन इसके लिए लिख रहे हैं। तो जब भी हम लोग को इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना रहेगा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए देखो क्या करना है, d इक्वल टू r2 वेक्टर में से हम लोग को माइनस करना है किसको, r1 वेक्टर को। कोई दिक्कत नहीं, r2 वेक्टर में से हम लोग को किसको माइनस करना है, r1 वेक्टर को। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट करना है, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर के साथ, और डिवाइड करना है, कितना से डिवाइड करना है, तो m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड से हम लोग को डिवाइड करना है। थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो 5 मार्क्स में पूछेगा। आप 5 नंबर लेने के लिए तो थोड़ा ज्यादा मेहनत कर ही सकते हैं क्या, तो 5 मार्क्स में जो पूछेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी पूछता है तो 5 मार्क्स में पूछेगा, इसलिए कि मेहनत थोड़ा सा ज्यादा करवाता है। आप देखो क्या क्या चीज निकालना पड़ रहा है, r2 माइनस r1 निकालना पड़ रहा है, m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर निकालना पड़ रहा है, फिर दोनों का डॉट करना पड़ेगा, और जो m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर आएगा उसका तुमको फिर मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, तब जाकर के सब वैल्यू पुट करेंगे तब फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, अब ये सब वैल्यू देखो जो इक्वेशन देगा वहीं से तुमको जो है पता चल जाएगा कि कौन कौन सा वैल्यू अपने को यूज करना है। r1 वेक्टर कैसे निकलेगा, r2 कैसे निकलेगा। अब देखो एक और बात बताते हैं, इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा है ना, कि हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला जो है कार्टेशियन में भी पढ़ लेते हैं, वेक्टर में भी पढ़ लेते हैं। अब उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगा है, कार्टेशियन का फॉर्मूला जो है देखोगे तो बड़ा फॉर्मूला आएगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग एक ही फॉर्मूला जाने वेक्टर फॉर्म में। अगर इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में मिलता है तब तो पता ही रहेगा कि कौन सा r1 है कौन सा r2 है, m1 m2 वैल्यू लेंगे, सब वैल्यू निकाल करके पुट करेंगे, फाइनल आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो हमको इक्वेशन दे दिया वेक्टर फॉर्म में नहीं, किसमें दे दिया, कार्टेशियन में, तो जब कार्टेशियन फॉर्म में तुमको इक्वेशन देगा तो कार्टेशियन से भी हम लोग क्या करेंगे, r1 r2 m1 और m2 निकाल लेंगे, और वेक्टर वाले फॉर्मूला पर ही बैठा करके मान निकाल देना है, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। कैसे निकालना है ये थोड़ा सा समझते हैं। देखो वेक्टर फॉर्म में देगा तो समझ ही जाएंगे कि r1 कौन सा है, लेमडा के साथ जो मल्टीप्लाई किया रहेगा वो m1 होगा, और पहले जो प्लस किया रहता है वो r1 होगा, म्यू के साथ जो मल्टीप्लाई किया रहता है m2 होगा, और उसमें जो पहले प्लस किया हुआ रहेगा वो r2 कहलाएगा। लेकिन मान के चलो कि अगर हमको कार्टेशियन में इक्वेशन दिया, जैसे इक्वेशन इस तरीके से लिखा,
कि x माइनस 1/2, y माइनस 2/3, z माइनस 3/4। और एक दूसरा इक्वेशन मान के चलो लिख दिया कि x माइनस 2/1, y माइनस 3/2, y माइनस 3/2 और z माइनस 4/3, ये लिख दिया। ठीक है, तो अब ये कार्टेशियन में है, लेकिन अगर हमसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेगा तो इसमें हम लोग कार्टेशियन में सॉल्व नहीं करके पहले हम लोग क्या करेंगे कि R1 R2 वेक्टर फॉर्म में ही निकाल लेता है। देखो R1 R2 यहां से मिलेगा तुमको, ये है R1। अगर हमको R1 वेक्टर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 1i कैप, 2j कैप, 3k कैप। अगर R2 वेक्टर लिखना है तो R2 वेक्टर यहां से मिलेगा, 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस में 4k कैप। अब बताओ R1 R2 की जरूरत थी, R1 R2 निकल गया, क्या कि फॉर्मूला में आता है R2 माइनस में R1, तो यहां से निकल जाएगा। अब दो चीज की और जरूरत पड़ती है, M1 M2 की, तो M1 तुमको यहां से मिलेगा, पहले इक्वेशन का जो डायरेक्शन रेशियो है, तो M1 वेक्टर यहां से आ जाएगा 2i कैप, 3j कैप प्लस में 4k कैप, और M2 जो है वो तुमको दूसरे वाले से मिल जाएगा, यानी कि 1i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप। अब बताओ, जब ये वेक्टर फॉर्म में तुमको सारा कुछ मिल गया तो M1 क्रॉस M2 निकालो, बाद में R2 माइनस R1 के साथ डॉट करो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, फिर सब वैल्यू पुट करके जब ये तुम क्या कर दोगे, पूरा मान निकालोगे, फाइनल आंसर मिल जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो इतना काम करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखो फॉर्मूला एक ही याद रखना है, वेक्टर फॉर्म में याद रखो, वेक्टर फॉर्म में दे फिर भी जो है उसी से बनाना है, कार्टेशियन में दे तो वेक्टर में बदल करके जो हम लोग को सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करना है सो देखो, इसी में है कि कंडीशन फॉर, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कंडीशन फॉर टू लाइंस इंटरसेक्ट। दो लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगा, इसका क्या कंडीशन है। अब देखो कितना आसान हो गया कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट किया, यहां ध्यान दोगे, अगर दो लाइन, देखो डिस्टेंस कब निकलता है, जब दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस रहेगा तभी तो निकालेंगे। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर दिया तो बताओ डिस्टेंस बचेगा। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, कट किया, तो दोनों लाइन के बीच तो डिस्टेंस खत्म। तो हम लोग बोलेंगे कि जब कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। अब बताओ डिस्टेंस अगर हम जीरो कर दे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये जीरो नहीं बन जाएगा। तो यहां से एक कंडीशन निकल करके आया कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो उस केस में ध्यान रखो R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर, जब इसका डॉट करेंगे M1 वेक्टर क्रॉस M2 वेक्टर के साथ, तो इसका मान कितना के बराबर होगा, जीरो के। ठीक है, अब बताओ कि अगर दो लाइन का इक्वेशन देता है और हमको ये बोलता है कि प्रूफ कीजिए कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो अपना काम एकदम सिंपल रहेगा कि R2 माइनस R1 लिखेंगे और इसको डॉट करेंगे किसके साथ, M1 वेक्टर क्रॉस M2 वेक्टर के साथ। अगर मान जीरो आ गया तो बोल देंगे कि लाइन इंटरसेक्ट करेगा, और अगर मान जीरो नहीं आया तो बोल देंगे कि लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट प्रूफ करने का ध्यान रखो और प्रोसेस होता है, लेकिन मेरे हिसाब से चलोगे तो सबसे आसान मेथड यही होता है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। क्रॉस निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, बट जो दूसरा मेथड बताएंगे उससे तुमको ये आसान लगेगा कि एक बार क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, डॉट निकालिए, जीरो आ रहा है तो बोल रहे हैं कि इंटरसेक्ट करेगा, और अगर जीरो नहीं आया तो बोलेंगे कि इंटरसेक्ट
नहीं करेगा। बात समझ रहे हो? लास्ट हम लोग देख रहे हैं, इसी का है ये, है ना। अभी जो हम लोग देखे थे डिस्टेंस, वो एसक्यू लाइन का देखे थे। अब हम लोग को क्या देखना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, कि अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइन क्या है, पैरेलल है, इस तरीके से दो लाइन पैरेलल है, तो इस केस में जो है क्या बनेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला। देखो पैरेलल लाइन का इक्वेशन का ध्यान रखना कि पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन होता है, तो उसमें दोनों के लिए जो वेक्टर आएगा, जैसे मान के चलो एक वेक्टर ये m लिए, तो एक के पैरेलल ये होगा तो ये दूसरे के भी पैरेलल हो जाएगा। तो एक को अगर m वेक्टर मान रहे हो तो दूसरे के लिए भी वही काउंट होगा m वेक्टर। तो इसके लिए जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, तो r वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस में लेमडा m वेक्टर, और दूसरे के लिए भी लिखते हैं r वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर प्लस में, बाकी सब चेंज रहेगा, ये पैरेलल वेक्टर जो है ये दोनों सेम ही रहने वाला है। ये कंडीशन है पैरेलल लाइन का। अब क्वेश्चन में जो है, जैसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो क्वेश्चन में ये बात लिखा नहीं रहेगा कि ये पैरेलल लाइन है कि क्या है, इक्वेशन देख करके ही तुमको पहचानना पड़ेगा कि लाइन पैरेलल है या फिर स्क्वायर यानी कि ऑब्लिक लाइन है, कौन सा है ये तुमको देख करके। अब जब ये तुम देखोगे कि लेमडा के साथ और म्यू के साथ जो गुना किया हुआ वेक्टर जो है, तो वो दोनों बराबर है, तो जब ये लगेगा कि बराबर, तो समझ जाओगे कि इसका मतलब ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है, जिसमें ये दोनों r1 और r2 होगा और ये मान किसका होगा, m का। और तब अगर इसका हम लोग को डिस्टेंस निकालना हो, तो डिस्टेंस निकालने के लिए डी फॉर्मूला याद रखना है, डी का m वेक्टर क्रॉस r2 वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर, और बट्टे में आ जाएगा m वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, m वेक्टर क्रॉस r2 वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर, r2 वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर, और बट्टे में m वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसमें जो है सारा वैल्यू निकाल करके पुट करोगे, जो है फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब देखो इतना थ्योरी अगर तुमको पता है, जितना अभी बताए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अभी हम लोग बात की है ना, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, तो इतनी बात अगर तुमको पता है तो एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो मिलने वाला है वो मिलेगा प्लेन पर, तो पहले हम लोग प्लेन का पूरा थ्योरी देख लेंगे, क्या कि देखो क्वेश्चन जो मिलेगा या तो जो है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस का मिलेगा या सिर्फ प्लेन का मिलेगा, दोनों मिक्स मिलेगा। तो दोनों जब मिक्स मिलेगा ना, तो वहां फिर दिक्कत हो जाएगी, सिर्फ इसी का पढ़ के बनाना शुरू करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग प्लेन के बारे में भी पढ़ ले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आएंगे। एक जो है एक ही वीडियो लगेगा, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना करवा देंगे, आसानी से हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। उसमें कोशिश करेंगे हम कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर हो जाए। ठीक है, तो कम से कम इतना जितना थ्योरी अभी बता दिए हैं, इसको अच्छे से कंप्लीट करो, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लगातार जो है रिवीजन करते रहोगे, टाइम नहीं है मैथमेटिक्स में जो है किसी भी हाल में 100 में 100 अगर चाहते हो, तो ये सब बात जो है तुमको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए कि देखो जो बाकी चैप्टर्स है उसमें आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, सब बना देगा। इधर जब आओगे ना, तो इधर जो है हर एक बच्चे से 3D का क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन तुमको बना करके आना है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।